हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कि मैं पहले आपको वाष्प दाब पढ़ा चुका हूँ कि वाष्प दाब क्या है। फिर भी एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपके बीकर है, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन के में ये सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड में घुला हुआ है। सॉलिड इन लिक्विड में घुला हुआ है बेटे। ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हमने क्या घोल दिया? सॉलिड घोल दिया, सॉलिड घोल दिया। अब इस पे क्या है कि इस पर जितना भी वाष्प दाब है, ये क्या है? वाष्प दाब है। सॉल्यूशन का पीएस है। क्या है? सॉल्यूशन का पीएस। जब इसमें सॉलिड नहीं घोला गया था तो इसका दाब कितना था? पी नॉट था। जब प्योर स्टेट में था लिक्विड तो इसका वाष्प दाब कितना था? पी नॉट था। जब इसमें हमने सॉलिड घोल दिया तो इसका दाब घट करके कितना हो गया? पीएस हो गया। तो कितना घटा बेटा? जब शुद्ध अवस्था थी तो कितना था? इन दी प्योर फॉर्म द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड is P naught. When dissolve of the non-volatile solid, so the vapor pressure over the solution become Ps. तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन द वेपर प्रेशर P नॉट माइनस इतना घटा। पहले जब प्योर अवस्था थी इतनी थी, उसके बाद जब सॉलिड मिला दिया तो घटकर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पीएस मोड तो कितना घटा? इतना। किसके रेस्पेक्ट में घटा? ये पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। नाउ so it always equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड x2। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि when a non-volatile solid is dissolved in the pure solvent, volatile solvent, so the depression in the vapor pressure P नॉट माइनस बेटा पीएस हो जाता है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ solid which is dissolved in the solvent. When the amount of the solid is increased, so depression the वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। कहने का मतलब ये है जितना मैं उसमें सॉलिड घोलता चला जाऊंगा नॉन वोलेटाइल, इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का उतना ही कम होता चला जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू बेटे x2। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब x2 क्या है? इसमें मोल फ्रैक्शन है। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड, लिक्विड का नहीं, सॉलिड का। तो इसको x2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? x2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब n1 नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूशन, ओ सॉरी सॉल्वेंट, n2 number of more of solid,
सॉलिड का है। तो ये हमारे पास हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ इसको x2 बराबर W2 पीछे भी पढ़ा दिया मैंने, M2 मल्टीप्लाई M1 अपॉन W1, जहाँ W2 is the amount of solute, M2 is the molar mass of solute, M1 is the molar mass of solvent and W is the mass of solvent। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया P नॉट माइनस वाष्प दाब में कमी, रिलेटिव कमी P नॉट इक्वल टू W2 अपॉन M1 मल्टीप्लाई M1 अपॉन। इस फार्मूला से हम किसी भी अवाष्पशील ठोस का मोलर मास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मोलर मास निकाल सकते हैं। तो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय विच वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। जब किसी शुद्ध ब्लैक में अवाष्पशील, अभी बताया ठोस घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। पहले कितना था? P नॉट था, प्योर लिक्विड था। जब हमने इसमें क्या मिला दिया? ठोस मिला दिया, तो उसका वाष्प दाब घट करके कितना रह गया? PS रह गया। तो कितना घटा? P नॉट माइनस PS घट गया, इतना घटा। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी प्योर लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है, विलेय मिला दिया जाता है, तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, और घट करके घटा हुआ वाष्प दाब कितना घटेगा? P नॉट माइनस PS घटेगा। तो ऑलवेज ये हमेशा किसके इक्वल होता है? मैंने बताया P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू P नॉट X2, इसके इक्वल होता है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील घोला जाता है तो वाष्प दाब आपेक्षिक अवन विलेय के बराबर होता है। अभी बताया मैंने P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू X2। X2 मतलब विलेय का मूल प्रभाज के बराबर होता है। आपेक्षिक, रिलेटिव वेपर प्रेशर डिप्रेशंस, ये हो गया। ये हमेशा सॉलिड के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये वाला याद रखना है आपको। इसमें जब किसी लिक्विड में ठोस घोला जाता है नॉन वोलेटाइल, हमेशा उसके वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है, कमी आ जाती है। जितना जाता हम ठोस खोलते चले जाएंगे उसका वाष्प दाब उतना ही कम होता चला जाएगा। वाष्प दाब में अवनमन का जो आपेक्षिक अवनमन है वो हमेशा मूल प्रभाज के इक्वल होता है। ये मैं सब बता चुका हूँ, ये बता चुका। मूल प्रभाज के बारे में बता चुका। इतना खरा मैंने है P1 की जगह P नॉट लिया था, मैंने ये लिया था P नॉट माइनस PS अपॉन लिया था बेटा मैंने P नॉट, और इसको किसके इक्वल कर दिया था मैंने? मूल प्रभाज के इक्वल, ठोस के इक्वल कर दिया था। अब X2 की वैल्यू ये इन्होंने दे रखी है N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ N1 इज़ वेरी ग्रेटर देन N2, तो ये नेगलेक्ट है N2, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट ये मैंने निकाल दिया, ये वाली वैल्यू आ गई तनु विलयन के लिए। देखो बहुत तनु विलयन के लिए N2 को हम, मैंने बताया कि N1 सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, N2 के कम है, बहुत नेग्लिजिबल है। तो वैल्यू कितनी रह जाएगी? N2 अपॉन N1 रह जाएगी, इसकी X2 की। तो X2 को क्या कर सकता हूँ मैं? W अपॉन M2 मल्टीप्लाई M1 अपॉन W2।
ये मैं x2 लिख सकता हूँ इस बात के लिए। नेक्स्ट है, ये आ गया अभी निकल के, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2। x2 की वैल्यू ये मैंने निकाल दी है। अभी तुम्हें बताइए कि W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई M1 अपॉन W1, वेयर W2 इज द मास। W2 क्या है, सॉल्यूट का मास है। M2 क्या है, सॉल्यूट का मोलर मास है, मोलर मास है। और नेक्स्ट है बेटे W1, इसमें W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट ब्लैक का। और बेटे M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का ब्लैक का अणुभार है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखो इस पे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगी, इस पर न्यूमेरिकल सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल सम आएंगे, इसको आपको करना है। नेक्स्ट है, जब शुद्ध ब्लैक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो उसका दाब कम हो जाता है, क्यों? उसका वाष्प दाब कम हो जाता है क्यों? तो इसका रीज़न क्या है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। इसमें मैंने प्योर लिक्विड ले लिया, ये क्या है, प्योर लिक्विड, इसका प्योर लिक्विड है। और इस प्योर लिक्विड की क्या रहेगी, इसके ऊपर वेपर रहेगी। क्या रहेगी इसकी, प्योर लिक्विड की वेपर है, ये प्योर लिक्विड की वेपर रहेगी, ये वेपर है, प्योर लिक्विड की वेपर, प्योर लिक्विड की वेपर है। अब तो प्योर लिक्विड की वेपर, ये प्योर लिक्विड हो गया, प्योर लिक्विड हो गया, ये प्योर लिक्विड की वेपर थी, ये क्या हो गया, प्योर लिक्विड हो गया। अब क्या है कि बेटे इसका जो प्योर का वेपर प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट है। प्योर का वेपर प्रेशर कितना है, प्योर लिक्विड का, जब इसमें सॉलिड नहीं घोला था। लेकिन जब इसके अंदर हमने क्या घोल दिया, सॉलिड घोल दिया इसके अंदर, तो सॉलिड के पार्टिकल कौन से हैं, ये वाले सॉलिड के पार्टिकल हैं, ये नीले वाले सॉलिड के पार्टिकल इसके अंदर घोल गए। तो सॉलिड के पार्टिकल घोल दिए तो बेटे सॉलिड के कुछ पार्टिकल कहाँ गए, इसके सरफेस पर आ गए, लिक्विड के, लिक्विड सरफेस पर आ गए, ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल इस सरफेस पर आ गए, और इस सरफेस पर आने पर इस सॉलिड के पार्टिकल ने जो लिक्विड के पार्टिकल हैं उनके लिए जाने के लिए जगह नहीं छोड़ी, इसका इस सरफेस को इन्होंने घेर लिया। सो द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल विल बी decrease to go in the vapor form because the surface of the liquid is occupied by the solid particles। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने सॉलिड घोल दिया तो लिक्विड की सरफेस को सॉलिड के पार्टिकल ने घेर लिया, और लिक्विड के पार्टिकल के लिए वेपर फॉर्म में जाने के लिए जगह नहीं बची, जिससे इसकी वेपर कम बनी, और घट करके इसका वेपर प्रेशर जो रह गया बेटा वो कितना रह गया, पीएस रह गया। घटकर वेपर प्रेशर कितना रह गया, पीएस रह गया। तो कितना वेपर प्रेशर घटा, तो पहले कितना था, पी नॉट था, अब घटकर कितना रह गया, पीएस रह गया। तो ये कह रहा है कि जब शुद्ध ब्लैक में अवाष्पशील ठोस को घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है। सीधा आंसर आपको ये देना है कि जब ठोस में जब द्रव में
ठोस को घोला जाता है तो ठोस के कण द्रव के पृष्ठ पर आ जाते हैं, जिससे द्रव के पृष्ठ को घेर लेते हैं ठोस के कण, और द्रव के लिए वाष्प में बदलने के लिए जगह नहीं रहती है। इसीलिए वाष्प कम बनती है और वाष्प दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर न्यूमेरिकल देखिए वाष्प दाब में बन पर। यहां कह रहा है बेटा 90 ग्राम जल है। ये क्या है? 90 ग्राम जल। तो 90 ग्राम जल का मतलब क्या है? सॉल्वेंट। 28 ग्राम ठोस घोला गया। ये क्या है? विलेय है। यदि विलायक और विलेय के वाष्प दाब कितने हों? विलायक और विलयन की वाष्प दाब कितने हों? इतने हों। तो अवसाद विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ से करना है आपको। ये सॉल्वेंट है प्लस ये सॉल्यूट है, बराबर क्या बना? सॉल्यूशन बना। क्या बना? सॉल्यूशन बना बेटे। इस सॉल्यूशन बनने से अब सॉल्वेंट का मास इसमें कितना दे रखा है? विलायक का मास दे रखा है इन्होंने 90 ग्राम। तो विलायक का मास कितना बताया था मैंने? W1 90 ग्राम। अब विलेय का कितना दे रखा है? W2 18 ग्राम दे रखा है। ये क्लियर हुआ? अब ये देखना है, ये क्या है? जल है, सॉल्वेंट। तो इसका M1 मोलर मास कितना है? 18 ग्राम। और विलायक का पूछा है, विलेय का पूछा है M2 इक्वल टू क्वेश्चन। ये इन्होंने पूछा है, उन्होंने पूछा है ये M2। अब ये हमारे क्लियर हो गए। M1 हमें पता है, M2 पता नहीं, W2 पता है, M ये पता है। अब बात आती है कि शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब कितना था? P01 कितना है इसका? शुद्ध अवस्था में दे रखा है विलायक का 200 एट mm दे रखा है, 200 mm दे रखा है। और सॉल्यूशन का वाष्प दाब PS कितना दे रखा है? ये दे रखा है बेटे 150 mm। ये हमारे पास गिवन है। क्या है? गिवन है, दी गई है। गिवन है सॉल्वेंट हमारे पास 90 ग्राम है जल, 18 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है। M2 सॉल्यूट का मास, मोलर मास पूछा है। वाटर का मोलर मास 18 है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है बेटे P0 200। कितना है ये? 200। अब हमारे पास फार्मूला है वाष्प दाब में बन वाला, रिलेटिव अवनमन। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? दोबारा लेंगे। ये हमारे पास है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई M1 अपॉन W1। ये है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। P0 कितना बेटे हमारे पास? 200 है। PS कितना है हमारे पास? 150 है। ये कितना है? 200 है। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से जब ये वैल्यू आएगी हमारे पास, और W2 कितना है हमारे पास? 18 ग्राम है। और बेटा M2 हमें निकालना है, मल्टीप्लाई
m1 कितना है हमारे पास, m1 कितना है हमारे पास, m1 क्या है, m1 क्या है, पानी है। तो पानी का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। इसका भार पानी का कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। ये सब हमारे पास हो गए क्लियर। अब इस वैल्यू को हम 18 पंजे 90 ही काट दिया बेटे। यहाँ कितना आया, 50 आया। ये कितना आया, 200 आया। इक्वल टू ये कितना आया, 18 बटे 5m2 आ गई ये वैल्यू। ठीक है, अब क्या कर दें हम इसमें, इसकी हम इससे काट दें 0 और ये कितना आया बेटा, 4 आया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास सॉल्व हो के 1/4 इक्वल टू 18 आया 18/5m2 आ गया बेटा। अब इसको हम कर दें, इसकी इसमें गुणा कर दें, 72 ये हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो हमने, तो ये 70 टू बेटा रुक जा, इक्वल टू 5m2। तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकालेंगे, तो m2 इक्वल टू 72/5। इसे 5 से इसको हम कैंसिल कर दें, 5 बन जा 5, बचा कितना 2, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। मैं फिर बता रहा हूँ, फार्मूला है हमारे पास P0 माइनस PS अपॉन P0। देखो 200 200 150, 200 यहाँ कितना बचा 50, 50 से इसको काटो, हमने 4 बार काट दिया, 1/4 हो गया। अब ये कितना हमारे पास 18 ग्राम W2, ये हमें पता नहीं है। m1 हमारे पास पानी का कितना 18 है, और पानी कितने ग्राम है, इतना 18 पंजे 90, 5 हो गया ये 1/5m2। तो सॉरी ये बेटा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये 18 तो हाँ सॉरी, ठीक है बेटे, यहाँ तक आ गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, अब 5m2 हो गया, 18 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो 72 आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास आई 14.4। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखो ये आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना बेटा। नेक्स्ट है क्वथनांक किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वथनांक किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, what is the boiling point? This is the temperature at which the vapor pressure of the liquid become equal to 1 atmosphere। यह वह ताप होता है किसी भी लिक्विड का जिस पर उस लिक्विड का वाष्प एक वायुमंडल दाब के बराबर होता है। उस ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे यहाँ ये देखें बेटे,
ये लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर। अब इसके नीचे हमने बर्नर रख दिया। जब इसका दाब, यहाँ वाष्प आएगी इसकी, जब ये वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर, तो ये लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, स्टार्ट टू बॉयल, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम, उस ताप को जिस पर इस लिक्विड का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हुआ है, उस ताप को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर become equal to 1 एटमॉस्फेयर, जिस ताप पर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस ताप को हम क्वथनांक ताप कहते हैं। अब आप ये देखेंगे कि पानी उबलता है कितनी डिग्री पर? 100 डिग्री पर। पानी कितने पर उबलता है? 100 डिग्री पर। इस डिग्री पर जो इसका प्योर वेपर प्रेशर, इसका जो वाष्प दाब होगा, वो कितने के इक्वल हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो उस इतने पर 100 डिग्री, तो इसका जो 100 डिग्री पर हुआ, इसके एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर इसका वाष्प दाब, तो अब इसे हम क्या कहेंगे? इस ताप को, इसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट है विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है क्यों? विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है क्यों? बहुत बढ़िया बात है बेटे, इसमें हमें समझना है। ये कहता है कि विलयन, देखिए ये तो हमारे पास एक विलायक है। क्या है? ये विलायक है। इस शुद्ध का वाष्प दाब है P0। शुद्ध का वाष्प दाब क्या है इसका? P0 है। जब मैंने इसमें ठोस घोल दिया, तो जब शुद्ध का वाष्प दाब है तो ये कितने पे उबलता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटे TB0। प्योर है तो इसका वाष्प दाब तो ये कितने पे उबलेगा? TB0 पर उबलेगा। और जब मैं इसमें ठोस घोल देता हूँ, क्या घोल देता हूँ? ठोस, तो ये क्या हो जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। ये क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन है, विलयन है, ये सॉल्यूशन है हमारे पास। जब मैं इसमें ठोस घोल देता हूँ, तो ठोस के घोलने पर इसका वाष्प दाब घट कर के कितना रह जाता है? P0 माइनस PS रह जाता है। तो इसका वाष्प दाब घट गया इसके मुकाबले, तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा है इसके मुकाबले, ये वाष्प दाब ज़्यादा है, तो इसको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये वाष्प दाब ज़्यादा है और कम टेम्परेचर देने पे ही एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा। ये इसके मुकाबले कम हो गया, तो इसको टेम्परेचर मुझे क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसका वाष्प दाब पहले ही कम हो गया सॉलिड घोलने पर। जिसका वाष्प दाब, इस वाष्प दाब को मुझे कितने के बराबर करना पड़ेगा? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। ये ज़्यादा है इसलिए पहले हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, इसलिए इसको कम ताप देना पड़ेगा, क्योंकि इसका वाष्प दाब कम हो गया
इसको वाष्प दाब जब कम हो गया तो ठोस गिरने पर, तो इसके वाष्प दाब को एक वायुमंडल दाब बनाने के लिए मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो वो टेम्परेचर मुझे कितना देना पड़ा, इसको टी भी देना पड़ा। तो ये टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा। कहने का मतलब जब उसमें हम ठोस घोल देते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। उस वाष्प दाब को एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है, जिससे उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, कितना टेम्परेचर बढ़ा इसका, तो इन दोनों को मैंने अंतर कर दिया, डेल टी बी ये अंतर आ गया। ये बड़ा है, सॉल्यूशन का है ये बॉइलिंग पॉइंट, और टी बी नॉट किसका है, सॉल्वेंट का है। तो ये क्वथनांक में बेटे उन्नयन हो गया, एलिवेशन हो गया। तो इसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि हो गई, एलिवेशन हो गया इसके क्वथनांक में। कहने का मतलब ये है कि जब किसी विलयन के या शुद्ध द्रव में ठोस को घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब पीछे बताया कम हो जाता है। उस दाब वाष्प दाब को एक एटमॉस्फेयर प्रेशर बनाने के लिए उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है बॉयल करने के लिए, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से अधिक होता है। ये दे रखा अभी यही बताया, जब किसी शुद्ध वाष्पशील ठोस को घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, PS पी नॉट माइनस PS हो जाता है, तथा विलयन का वाष्प दाब शुद्ध से कम हो जाता है। विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडल दाब के बराबर, एक वायुमंडल दाब के बराबर करने के लिए उसको हमें अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है, जिससे उसकी वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए, अर्थात उसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। वो वृद्धि कितने के बराबर, जितने क्वथनांक में डेल टी बी बराबर टी बी नॉट माइनस टी नॉट बी। मतलब ये प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये जब उसमें ठोस घोल दिया सॉल्यूशन में उसका हो गया, ये इतनी उसमें वृद्धि होगी, इसको बोलते हैं उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है क्वथनांक में उन्नयन, मैंने अभी बताया है, डेल टी बी इक्वल टू क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ जब उसमें ठोस घोल दिया, टी बी माइनस टी बी नॉट। ये टी बी नॉट प्योर अवस्था में क्या है, जब क्या था, लिक्विड प्योर था तब उसका बॉइलिंग पॉइंट था, जब उसमें ठोस घोल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ करके इतना हो गया, अर्थात टी बी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होता है टी बी नॉट से। नेक्स्ट है बेटे ये भी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, अणुशक गुणधर्म है बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी विलयन ठोस को घोला जाता है तो शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव उबलता है, अर्थात शुद्ध विलायक के क्वथनांक ताप पर कोई विलयन नहीं उबलता है, जो क्वथनांक एक शुद्ध विलायक का होता है विलयन का नहीं होता, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है शुद्ध विलायक की अपेक्षा। मैं बता चुका हूँ कि जब कोई ठोस किसी लिक्विड में घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। उस वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है, जिस एक्स्ट्रा टेम्परेचर की वजह से वो उबलता है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, ये टी बी नॉट पर उबल रहा है, और ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये टीबी पर उबल रहा है, ये टीबी पर उबल रहा है। क्यों उबल रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, इसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जब किसी ठोस को किसी सॉल्वेंट में घोला जाता है, लिक्विड में घोला जाता है, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें उतना ही क्या देना पड़ता है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर कितना देना पड़ा,
वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर हमें देना पड़ा। अभी मैंने बताया डेल टी भी देना पड़ा। किसके बराबर देना पड़ा? ये देना पड़ा हमें जितना उसके वाष्प में क्या आई थी, कमी आई थी, उसके बराबर हमें देना पड़ा। अर्थात ये किसके बराबर हुआ? टी बी माइनस टी बी नॉट के बराबर हुआ। तो मैंने ये बताया कि उसमें जितना ज़्यादा ठोस घोलते जाएंगे, जितना ज़्यादा ठोस घोलते जाएंगे, ये टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा, अर्थात वाष्प दाब में उतनी ही अधिक कमी होती जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ताप में उन्नयन हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट में जो उन्नयन हुआ है, जो वृद्धि हुई है, वो वाष्प दाब की कमी के प्रोपोर्शनल होती है। देखिए ये क्या है, यहाँ देखें आप, ये प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये प्योर सॉल्वेंट है बेटे। ये प्योर सॉल्वेंट है, ये वाला टेम्परेचर है ये इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में हमने क्या खींचा? एक ग्राफ खींचा। अब ये प्योर सॉल्वेंट कितने पर उबल रहा है? टीबी नॉट पर उबल रहा है। कब उबलेगा टीबी नॉट पर? जब इसका वेपर प्रेशर कितना हो जा रहा है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जा रहा है। हो गया 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर। अब इसमें हमने ठोस घोल दिया। जब ठोस घोल दिया, जब इसमें हमने क्या घोल दिया? ठोस घोल दिया। तो ठोस घोल दिया, तो ठोस घोलने पर इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया। देखो यहाँ से घट गया वेपर प्रेशर। कितना घटा? देखो इतना घट गया ये वाला। इस घटने को हमें क्या करना है? अब इसे हमने आगे की तरफ बढ़ाया, इसे 1 एटमॉस्फेयर बनाना है, तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो आया घटा हुआ है, ये आया P माइनस पी एस के बराबर। अब इसे पूरा करने के लिए हमें इतना टेम्परेचर अधिक करना पड़ेगा, तब इसका वाष्प दाब इतना हो पाएगा। तो ये टेम्परेचर हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब इसमें से हम इसको लेस कर देंगे तो डेल टी भी आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये मैं बता चुका हूँ, क्वथनांक में उन्नयन। अब ये क्वथनांक में उन्नयन, इसकी मोलरता, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की मोलरता के प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्यूशन की मोलरता के कैसा होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल टी बी इक्वल टू के बी और स्मॉल एम उस विलयन की क्या है? मोललता है, सांद्रता है, और के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। के बी क्या है इसमें? मोलल उन्नयन स्थिरांक है या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ के बी एम कितना घोला? W2 घोला पदार्थ उसमें मैंने। मोलर मास कितना है इसका? M2 है। एक मिनट जरा इसका ये बढ़ा लो। M2 है मोलर मास। कितने विलायक में घोला? W M1 विलायक में घोला। ये ग्राम में है, विलायक का मास है, गुणा 1000। यदि विलायक का मास ग्राम में नहीं है, किलो में दे रखा है, तो आपको 1000 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो मैंने बताया कि इस अणुसंक गुण में, इस वाले में हम जितना ज़्यादा उसमें सॉलिड मिला जाएंगे, अणुओं की संख्या मिलाते जाएंगे, पार्टिकल मिला जाएंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में उतनी ही वृद्धि